हेलो मेरे विद्यार्थी जी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी एग्ज़ाम की दौर में जहाँ कहीं भी होंगे पूरा पूरा एकदम संघर्षपूर्ण तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, जब भी आप लोग साइंस की परीक्षा देने जाते हैं सभी विद्यार्थी गण के मन में एक ही सवाल खलता है कि एग्ज़ाम में जो है कौन सा डायग्राम्स बनाने हैं, कौन से चित्र हमको बनाना होगा, एग्जाम में किस चीज का चित्र बनाने के लिए पूछ सकता है बच्चों। ठीक है, तो इससे पहले मेरे बच्चे आप सभी को जो है ना फिजिक्स का यानी कि ये जीव विज्ञान का यानी कि बायोलॉजी का कुछ डायग्राम्स मैंने बताया है जो कि इस प्रकार है। जैसे मानव पाचन तंत्र के बारे में मैंने बताया था आपको, उसके बाद जो है मानव हृदय के बारे में आपको बताया था, पूरा एकदम खूबसूरत तरीका से मैंने आपको बताया। ठीक है, उसके बाद जो है मेरे बच्चे वृकाणु के बारे में आपको बताया, मादा जनन तंत्र के बारे में, नर जनन तंत्र के बारे में इत्यादि बहुत सारे ऐसे डायग्राम्स को बताए जो आपके 2026 बोर्ड एग्जाम में पूछने वाला है मेरे बच्चे। ठीक है, आइए बच्चे आज लेकर आए हुए हैं फिजिक्स का कुछ चित्र के बारे में आप लोग को बताने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ये सब सवाल कि निम्नलिखित का सचित्र वर्णन करें। ठीक है, यानी कि चित्र भी लिखिए, सचित्र यानी नामांकित चित्र भी बनाइए और उसका वर्णन भी आपको करना पड़ता है एग्जाम में बाबू। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे समझेंगे बाबू कि आज का जो है ना सवाल ये बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है मेरे बच्चे। इसलिए ये जो है ना बिहार मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए जो है ना बिल्कुल रामबाण ये वाला क्वेश्चन होने वाला है। अगला पॉइंट है मेरे बच्चे कि ये वाला जो है इससे पहले बायोलॉजी का बताया था, लेकिन इस बार जो है ना फिजिक्स का डायग्राम्स लेके आए हैं मेरे बच्चे। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पे है आखिर किस किस चीज का इस वीडियो में हम आपको डायग्राम्स बताने वाले हैं जी। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे बच्चे समझेंगे आप लोग यहाँ पर कि विद्युत परिपथ के बारे में आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। ठीक है, कि किस प्रकार से हम लोग जो है ना वायर यहाँ से लेके आते हैं, बैटरी से इसको कनेक्ट करते हैं और इससे जो है ना हम लोग बल्ब को जलाते हैं बाबू। ठीक है, उसके बाद हम लोग का पॉइंट यहाँ पर है कि मानव नेत्र का क्वेश्चन पूछता है ना कि सचित्र वर्णन करें। ठीक है, सिंपल सी चीजें है बाबू, ज्यादा कोई टफ नहीं है, सीखने के लिए जो है ना बिल्कुल सिंपल है, और नहीं सीखने के लिए जो है ना केवल आपसे मानव नेत्र बनाना क्या पड़ जाएगा एग्जाम में, मुश्किल पड़ जाएगा बाबू। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे समझेंगे मानव नेत्र के बारे में। आज हमको एक एक जो है ना आपको तोड़ तोड़ के बताएंगे। ठीक है, उसके बाद मानव नेत्र का यहाँ पे एक निकला हुआ भाग जो गोलाकार भाग होता है उसके बारे में भी बाबू आपको हम बताएंगे आज। ठीक है, ये हो गया बाबू मेरे लेंस, जिसका वास्तविक रूप क्या है, तो इस प्रकार से हम लोग लेंस को बनाते हैं। कहे तो उत्तल लेंस है। अवतल लेंस के बारे में बात करें तो ये वाला आपका हो गया अवतल लेंस। ठीक है ना, इसके बारे में जो है ना बिल्कुल प्रचुर तरीका से आपको हम बताने वाले हैं बाबू इसमें। ठीक है, ये जो है ना बिल्कुल महत्वपूर्ण चित्र है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, परीक्षा से पहले देखकर आप लोग जाइएगा इस सारे के सारे चित्र को। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पे बाबू कि ये जो है ना ये हो गया आपको, ये जिस प्रकार से प्रिज्म से होता है ना वर्ण विक्षेपण कहते हैं इसको। ठीक है, तो वर्ण विक्षेपण के बारे में तो समझिए कि बिल्कुल हलवा बना देंगे आपको हम। ठीक है, जैसे होता है ना क्वेश्चन, ये हलवा हो गया, इसको हम क्या करेंगे कि उठा के पी जाएंगे बिल्कुल भी। आइए बाबू बिना देरी किए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बड़ा ही खूबसूरत सा चित्र लेके आए हैं बाबू, मानव नेत्र के बारे में आपको हम सबसे पहले बताएंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले मानव नेत्र को बाबू मेरे हम कहते हैं क्या, ह्यूमन आई कहते हैं। और ये जो है ना मानव नेत्र का बिल्कुल भी आसान चित्र लेके आए हैं। इसको अगर बनाना हो बाबू मेरे तो इसको फटाक से हम क्या करेंगे, इसको एक प्रकार का लेंस ऐसे बनाएंगे, इसको इस प्रकार से बना देंगे। यहां से क्या करेंगे ना कि बीच से ऐसे पॉइंट को काटेंगे और ऐसे ऐसे इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे जो कि पॉइंट यहाँ पे दिया गया है बाबू मेरे। ठीक है, तो ऐसे जब भी हम इसको बनाएंगे इसमें एक लेंस बना देंगे ऐसे, जैसे यहाँ पे ये वाला लेंस बनाया गया है। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पे ये क्या है, चलिए एक एक करके इसका हम वर्णन करते हैं। ठीक है, ये हो गया आपको पुतली ये क्या है बाबू तो ये है पुतली आपको। ठीक है, पुतली के जो है ना थोड़ा सा नीचे का भाग अगर यहाँ पे देखा जाए तो इसको कहते हैं हम लोग परितारिका। उसके बाद इसमें जो है ना क्रिस्टलीय लेंस लगा रहता है। कभी भी आपसे सवाल पूछता है बाबू मेरे ऑब्जेक्टिव में कि आपके नेत्र में जो है ना कौन सा लेंस लगा होता है,
आप बिना पूछे उसमें उत्तर लगा सकते हैं कि इसमें जो है ना उत्तल लेंस लगा होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है पक्षमाभी पेशियां। ठीक है ना, जब भी हम लोग अचानक अंधेरे से उजाले में जाते हैं या फिर उजाले से अचानक अंधेरे में आते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हम लोग का आंख का जो लेंस है ना, कभी गोलाकार होता है और कभी बहुत ज्यादा चिपटा हो जाता है। तो उसको खींचने का और गोल करने का काम कौन करता है बाबू? तो यहाँ पे जो है ना इसमें ये यहाँ पे जो लगा है इसको क्या कहते हैं? सिलियरी मांसपेशी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिलियरी मांसपेशी कहते हैं। सिलियरी मांसपेशी कहते हैं बाबू। ठीक है ना। और अगला पॉइंट यहाँ पर है कि पक्षमाभी पेशियां, ये इसको पक्षमाभी पेशी भी कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो आंख का खुला भाग है जिससे कनेक्शन जो है ना ब्रेन से ले जाकर के किया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं दृक् तंत्रिका। क्या कहते हैं? दृक् तंत्रिका कहते हैं। और जहां पर आकर के किसी भी वस्तु का एक फोटो बनता है जिससे हम उसकी कल्पना कर पाते हैं कि आखिर जो वस्तु हम देख रहे हैं आखिर वह है क्या। जैसे एक पेड़ को देखते हैं ना, तो इस दृष्टि पटल पर किसका चित्र बनता है बाबू? तो पेड़ का बनता है। किसी जानवर को देखते हैं तो यहाँ पे किसका चित्र बनता है? जानवर को। और यहाँ पे जो है ना कनेक्शन इससे लेकर हम कहाँ पे जाते हैं? तो दिमाग के पास जाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हम किस वस्तु को सामने देख पा रहे हैं। ठीक है, अब आइए इसकी वर्णन की बात करते हैं। तो यह जो है ना एक अत्यंत संवेदनशील ज्ञानेंद्रिय है जो हमें संसार देखने योग्य बनाती है। बहुत ही संवेदनशील, संवेदनशील सुकुमार सुने हैं ना, वही है। ठीक है, और यह ऐसी ज्ञानेंद्रिय है जो हमें संसार देखने योग्य बनाती है। ऐसे वर्णन करने के लिए बोलेगा ना तो ऐसे लिख दीजिएगा बाबू, एक भी नंबर आपके एग्जाम में नहीं कट पाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कह रहा है यह एक प्राकृतिक लेंस की तरह कार्य करता है। यह क्या करता है? इसको कोई मानव नहीं बनाया है, यह मानव निर्मित लेंस नहीं होता है, इसको प्रकृति ने बनाया, इसको भगवान बनाए हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए यह एक क्या है? यह एक प्राकृतिक लेंस की तरह क्या करता है बाबू मेरे? तो काम करता है। ठीक है जी, चलिए अगला इसमें पॉइंट यहाँ पे ला रहा हूं क्या कि मानव नेत्र के मुख्य भाग क्या क्या है। और एक चीज एग्जाम में हमेशा पूछता आ रहा है आज तक कि मानव नेत्र में सबसे ज्यादा भाग किसका होता है? तो वह होता है जो उजला वाला भाग होता है, जिसको हम क्या कहते हैं बाबू? तो कचाब कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? कचाब। उसका नाम क्या है? कचाब। जो उजले रंग का होता है हमारे आंख में सबसे अधिक वही भाग पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कह रहा है कि श्वेत पटल है, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर। दूसरा है बाबू मेरे कर्णिया, तीसरा है परितारिका। ठीक है, इन तीनों के बारे में अगर आप वर्णन करना चाहे बाबू मेरे तो ऐसे आप देखिए कैसे लिखेंगे। आखिर श्वेत पटल हम किसे कहते हैं? किसे कहते हैं श्वेत पटल? तो बाबू मेरे यहाँ पे जो ना आप कह सकते हैं आंख का सबसे बाहरी सफेद और कठोर सुरक्षात्मक कवच, यही हमारी आंखों की सुरक्षा करता है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं बाबू मेरे? तो सुरक्षात्मक कवच कहते हैं। ठीक है, और यह क्या होता है? श्वेत पटल। जो हमारी आंखों में सबसे बाहरी वाला भाग दिखता है ना, उसे हम कहते हैं श्वेत पटल। और वही क्या करता है? किसी कीड़े से, किसी मकोड़े से, किसी धूल कण से, किसी पत्ते से, किसी जैसे कहीं पे जा रहे हैं, वृक्ष का पत्ता गिर गया हमारी आंखों में आके पड़ गया। ठीक है, तो उससे हमारी सुरक्षा कौन करता है बाबू? तो ये जो है ना श्वेत पटल करता है। क्या करता है? श्वेत पटल। इसीलिए तो इसको सुरक्षात्मक कवच कहते हैं ना। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे देखिएगा कर्णिया है। ठीक है, कह रहा है कि आंख के सामने का उभरा हुआ पारदर्शी भाग जहां से प्रकाश प्रवेश करता है। ये आंख देखिए, आपको हम यहाँ पे दिखा पा रहे हैं कि आंख ये वाला जो है ना, यहाँ पे ये वाला भाग उभरा हुआ रहता है, थोड़ा सा बाहर की तरफ उभरा हुआ रहता है। इसे हम क्या कहते हैं बाबू? तो इसको जो है ना आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इसे हम कहते हैं कर्णिया। ठीक है ना, इसे क्या कहते हैं? कर्णिया। ये कह रहा है कि आंख के सामने का उभरा हुआ पारदर्शी भाग, पारदर्शी यानी कि प्रकाश कहीं से भी किसी वस्तु का होकर के आता है तो कहां से होकर के बाबू मेरे? अंदर प्रवेश करता है। तो ये जो है ना कर्णिया से होकर के प्रवेश करता है बाबू मेरे। ठीक है, अगला पॉइंट यहां पर है परितारिका। अब परितारिका क्या है? एक एक करके हम सभी को तोड़ेंगे बाबू आज। अब देखिए परितारिका क्या है। यह पुतली के कह रहा है कि यह पुतली के आकार को नियंत्रित करने वाला रंगीन पेशीय डायफ्राम है। अब डायफ्राम किसे कहते हैं? तो ऐसा वस्तु जो किसी को बार बार खींचता है,
किसी को उसी को जो है ना बार बार छोड़ता है, खींचने से कैसा बन जाएगा तो ऐसा बन जाएगा, ठीक है, और उसको छोड़ता है तो कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, ठीक है। हम इसी पार्ट्स को क्या कहते हैं, डायफ्राम कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, तो डायफ्राम कहते हैं। और यह क्या करता है, यह पुतली के आकार को नियंत्रित करने वाला रंगीन पेशीय डायफ्राम है, यानी पुतली को कभी खींचता है तो कभी छोड़ता भी है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए बाबू मेरे, अगला पॉइंट है पुतली, ठीक है, जिस पुतलिया को खींच रहा था ना और छोड़ रहा था, अब हम उसी के बारे में यहाँ पे समझेंगे। तो यहाँ पे कर रहा है पुतली है, ठीक है, तो आंख के बीच का काला जो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, ये काला क्या है बाबू, एक छिद्र होता है हमारे आंख में, ठीक है। उसके ऊपर क्या चिपका रहता है बाबू, तो यहाँ पे उसके ऊपर चिपका रहता है आपको परितारिका, ठीक है ना, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। यहां से ये श्वेत पटल, उसके ऊपर क्या चिपका रहता है, श्वेत पटल, ठीक है ना। ये तो परितारिका हो गया जिसको आइरिस कहते हैं, जो एक द्रवित पदार्थ है वहां पर, ठीक है। अगला पॉइंट यहां पर है क्या, हाँ, अब देखिए पुतली, तो आंख के बीच का काला छिद्र जो प्रकाश की मात्रा को क्या करता है, नियंत्रित करता है। अचानक हमारी आंखों पर अधिक प्रकाश आता है तो उसको नियंत्रित कौन करता है, तो यहाँ पे आप देखेंगे बाबू मेरे कि पुतली उसको नियंत्रित करता है, ज्यादा प्रकाश आंख के अंदर नहीं जाने देता है, ठीक है, उसको रोक के धीरे 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 एंट्री करवाता है ना, तो इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, पुतली कहते हैं। यह आंख के अंदर आने वाली प्रकाश को नियंत्रित करता है, ठीक है। अगला पॉइंट है नेत्र लेंस, वही वाला नेत्र लेंस जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो कि एक उत्तल लेंस के रूप में काम करता है, ठीक है। और यह कह रहा है कि यह एक उत्तल लेंस है जो रेटिना पर वस्तु का उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। क्वेश्चन जब एग्जाम में पूछे जाए बाबू कि यह किस प्रकार का जो है प्रतिबिंब बनाता है, यह एक उत्तल लेंस है, एक चीज, पहला चीज याद रखिएगा। दूसरा चीज कि यह रेटिना पर वस्तु का उल्टा, दूसरा चीज याद रखिएगा ना कि हमारी आंखों पर उल्टा किसी वस्तु का चित्र बनता है, लेकिन हमारा माइंड जो है ना उसको सही करके देखने की कोशिश करता है, जिससे हमें उसको सीधा दिखाई देने लगता है, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है हमारी आंखों में किसी भी वस्तु का उल्टा या सीधा, मेरे साथ बोलिएगा, उल्टा या सीधा, उल्टा, वास्तविक या आभासी तो वास्तविक, ठीक है। अगला पॉइंट है दृष्टिपटल, दृष्टिपटल जिसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं बाबू, रेटिना कहते हैं। अब यहाँ पे कर रहा है यह आंख का पिछला पर्दा, यहाँ पे देख पा रहे हैं ना, ये वाला पर्दा, यही वाला को हम क्या कहते हैं बाबू, रेटिना कहते हैं। तो ये कह रहा है कि यह आंख का पिछला पर्दा है जहां पे प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना, यहीं पे प्रतिबिंब बनता है, जिसे हम क्या कर पाते हैं, उसकी कल्पना हम कर पाते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि इसमें प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती है, इसमें प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती है, और इस प्रकाश सुग्राही से होते हुए हमारी आंखों तक कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब पहुंच पाता है बच्चे। अगला पॉइंट यहां पर है दृक् तंत्रिका, इसको कहते हैं ऑप्टिक नर्व कहते हैं इसको। यह प्रतिबिंब के संकेतों को मस्तिष्क तक पहुंचाती है। बस यहां से जो है ना इसका खेला यहीं से समाप्त हो रहा है। आगे थोड़ा सा और आप लोग पॉइंट यहां पर समझेंगे, इसकी कार्यविधि को समझ लेते हैं, ठीक है। मेन पॉइंट तो समझ लिए, 2 3 4 पॉइंट्स है। अब यहाँ पे आप लोग समझेंगे इसकी कार्यविधि को कि काम कैसे करता है नेत्र। तो यहाँ पे देखेंगे जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर, जब क्या करती है कि प्रकाश किसी वस्तु से, यहां देखिएगा, जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर हमारी आंखों में प्रवेश करता है, जब प्रकाश किसी भी वस्तु से टकराती है, जैसे कहीं पे हिरण दौड़ रही है, कहीं पे कोई कुत्ता चल रहा है, कोई बिल्ली दौड़ रही है, तो वहां से प्रकाश टकराती है, टकराने के बाद जब हमारी आंखों तक आती है तो क्या होता है, प्रवेश करता है, तो कर्निया और लेंस उसे अपवर्तित करके, अपवर्तित का मतलब बाबू ये होता है, अपवर्तित मतलब ये हुआ, ठीक है। अब परावर्तित मतलब ये डायरेक्ट परावर्तन कर देना हुआ, ठीक है ना। तो हमारी आंखें इसे एब्जॉर्ब कर देती है, अपने अंदर ले लेती है, लाइट को जो है ना रिसीव करती है, ठीक है। और रिसीव करने के बाद में क्या होती है कि उसे अपवर्तित करके रेटिना पर केंद्रित कर देते हैं, यानी कि यहाँ पे रेटिना हो गया आपको यहाँ पे, और रेटिना पर जैसे उसको भेज देती है, अब क्या होता है कि यहाँ बनने वाले विद्युत संकेतों को
तंत्रिका कहते हैं। अब यहाँ से एक विद्युत संकेत यहाँ तक भेजता है, ठीक है ना, हम इसी को क्या कहते हैं, द्विक तंत्रिका कहते हैं। अगला पॉइंट है मस्तिष्क तक भेजती है, जिससे हम वस्तु को सीधा देख पाते हैं। बनती तो उल्टा है, लेकिन ये भेजती है कौन, द्विक तंत्रिका, जिससे हम लोग क्या देख पाते हैं, उसे सीधा देख पाते हैं, ठीक है ना। अगला पॉइंट है यहाँ पर, अब आते हैं हम लोग दर्पण में, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे बाबू मेरे दर्पण को, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख ही पा रहे होंगे, थोड़ा सा आप लोग को जो है ना ये धुंधला दिखाई दे रहा होगा। तो दर्पण के बारे में सीधी सी बात है कि आप समझेंगे यहाँ पर कि दर्पण ये हो गया, आपको अनंत से कोई प्रकाश किरणें ऐसे आ रही है, ठीक है, अनंत से आ रही है, तो ये जो है ना फोकस पे नियंत्रित करती है, इसको अपवर्तित ये परावर्तित करती है, तो काटती हुई प्रतीत होती है, कहाँ पे, तो फोकस पे। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि सबसे मतलब कि सी के बाद से, यहाँ पे सी है और सी के बाद से अगर कोई प्रकाश किरण यहाँ पर जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर गुजर जाती है। कहाँ से होकर, फोकस से होकर के गुजर जाती है। और दूसरा जो है कहाँ से होकर जाती है, दूसरा आपको जो है यहाँ से एक अनंत से जा रही है, ठीक है। तो ये जो है ये भी फोकस से होकर के इसे टकरा जाती है, यानी कि उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। अनंत से आ रही हो फोकस पर, अनंत से आ रही हो फोकस पर, ठीक है। उसके बाद जब सी से यहाँ पर जा रही है ना, सी से, तो सी से जा रही है तभी फोकस पर, सी से जा रही है फोकस पर, ठीक है। फिर यहाँ सभी का सभी जो ना अवतल दर्पण का यहाँ पे हम बात करते हैं बाबू, ठीक है। और अगर यहाँ पे प्रतिबिंब अगर एफ के अगर सी के अंदर ला देते हैं तब इसका प्रतिबिंब कहीं ना कहीं बन जाता है। जैसे देखिए अब यहाँ पर एफ से ला रहे हैं, इसका ऐसे हो गया, उसके बाद जो है एक और ला रहे हैं ऐसे, एक यहाँ से ला रहे हैं आपको, ये हो गया, ठीक है। चलिए इसको नीचे से लेके जाते हैं, यहाँ हो गया, देखिए फोकस पे बन रहा है फिर भी। उसके बाद फिर इसको लेके जाते हैं एक बार, मतलब यहाँ पे आप लोग समझ लेंगे ना, ऐसे अगर हो गया ना मुख्य अक्ष के समांतर, अगर हम इसको मुख्य अक्ष के समांतर लेके जाते हैं एक प्रकाश किरण, तो ये जो है ना पक्का फोकस से होकर ही गुजर जाती है बच्चे, ठीक है। मुख्य अक्ष से जब भी लेके जाएंगे फोकस से होकर के गुजर जाती है। एक चीज और है कि अगर हम मान लीजिए, अब देखिएगा यहाँ पे मान लेते हैं कि ऐसे अगर एक अवतल दर्पण ले लेते हैं, इसको इधर से रजतीत किया हुआ है, और यहाँ पे जो है ना एफ है और यहाँ पे क्या है, सी है। अब आप लोग बताओ कि अगर एक प्रकाश किरण सी से लेके जा रहे हैं तो कहाँ से होकर रिटर्न होती है, तो इसी से होकर के ये रिटर्न हो जाती है। कहाँ से होकर के, इधर से जिधर से जाती है उधर से होकर ही रिटर्न हो जाती है। तो इसके लिए भी इसको याद रखेंगे। अगर यहाँ से कोई प्रकाश किरण हम लोग भेज रहे हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, एक दर्पण पे जाएगा और एक सी से होकर के जाता है, और ये फोकस से होकर गुजर जाएगा और ये स्वयं यहीं से होगा, तो सी और एफ के बीच में इसका प्रतिबिंब बन जाता है। आइए हम इसको समझते हैं और अच्छे से। यहां पर ये दिया हुआ है, कर दर्पण कैसन होता है जी, समतल होता है, अवतल होता है और ये उत्तल होता है मुख्य रूप से, ठीक है। अब कह रहा है कि इसके द्वारा प्रतिबिंब बनाने की मुख्य विधि प्रकाश के परावर्तन पर आधारित है, जिससे वस्तु से, जिससे कह रहे यहाँ पर कह रहा है कि जिससे वस्तु से चलने वाली किरणें दर्पण से टकराकर परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है वास्तविक या मिलती हुई प्रतीत होती है तो आभासी। जब मिलती है तो वास्तविक, मिलती हुई अगर प्रतीत होती है तो आभासी, वहीं प्रतिबिंब बन जाता है, ठीक है। आइए आगे हम लोग पॉइंट को देखते हैं, एक एक करके समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए अगर यहाँ पे इस प्रकार से होकर के प्रकाश यहाँ पे जा रही है, ठीक है ना, तो ऐसे होकर के निकल जा रही है, ठीक है, यानी कि फोकस से। फिर यहाँ से होकर के जा रही है तो कहाँ से, तो फोकस से। समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे पॉइंट को देखते हैं। ऐसे सी पर रखा जाता है, सी तथा एफ के बीच, मतलब वस्तु को यहाँ पे हमें क्या करना है ना, कि रखना है, ठीक है। तो चलिए जैसे ही सी और एफ के बीच में रखेंगे ना, अब इसका कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रतिबिंब ऐसे ये हो गया, ठीक है जी। फिर यहाँ से ऐसे लेके आएंगे एफ से होकर के, तो यहाँ से होकर के गुजर जाती है, ठीक है। मतलब कि इसका जो है ना सबका डायरेक्शन अलग अलग होता है। जहां पे वस्तु रखेंगे उसी के हिसाब से जो है ना इसका प्रतिबिंब बनता है बाबू, ठीक है। अब देखिए कहीं पे एफ पे रखते हैं, कहीं पे पी पे रखते हैं, पी और एफ के बीच में रखते हैं, ठीक है ना। और उसी प्रकार जो है ना उस प्रतिबिंब का हम लोग निर्माण करते हैं। जैसे मान लीजिए देखिए यहाँ पे एक प्रतिबिंब रखा हुआ है, बिंब रखा है,
बिंब का मतलब होता है आपको वस्तु, बिंब का मतलब वस्तु होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लोग बिंब को रखे हुए हैं तो यहाँ से होकर के देखिए यहाँ से आता हुआ प्रतीत हो रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं काल्पनिक, क्या कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। यानी काल्पनिक कटान से जो भी प्रतिबिंब बनता है उसको काल्पनिक कहते हैं, और वास्तविक प्रतिबिंब से जो भी कटान बनता है उसको वास्तविक कहते हैं, ठीक है। तो आइए बाबू अगला पॉइंट को हम लोग इसमें समझते हैं थोड़ा सा। अब उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु की, अब लेंस के बारे में समझते हैं, वो तो था दर्पण, अब जो हम लोग लेंस के बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है। उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु की स्थिति के आधार पर वास्तविक और उल्टा जब वस्तु फोकस से दूर हो, जब भी वस्तु फोकस से दूर होता है, ठीक है ना, तो वास्तविक बनता है और ये उल्टा बनता है, ठीक है। फिर यहाँ पे कह रहा है सीधा और बड़ा कब बनता है, सीधा और बड़ा कब बनता है, जब वस्तु लेंस के बहुत पास यानी फोकस और लेंस के बीच हो, ठीक है। देखिए कितना सिंपल ट्रिक है, यहाँ पे फिर से समझेंगे आप लोग, फिर से एक बार समझा देता हूँ इसको। कह रहा है कि उत्तल लेंस की बात कर रहा है, किस लेंस की, तो यहाँ पे उत्तल लेंस की बात किया जा रहा है, ठीक है। कह रहा है उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब की स्थिति के आधार पर वास्तविक और उल्टा कब, जब वस्तु फोकस से दूर हो। जब भी वस्तु यहाँ पे लेंस है, यहाँ पे एफ है और एफ से अगर दूर हो, इधर हो, तब कैसन बनता है, तो वास्तविक बनता है और ये उल्टा बनता है। अब सीधा कब बनेगा और ये काल्पनिक कब बनेगा, इसके बारे में समझते हैं। फिर कह रहा है सीधा और ये बड़ा, सीधा और ये बड़ा कब बनता है, जब वस्तु लेंस के बहुत पास यानी फोकस और लेंस के बीच हो, ठीक है। हो सकता है और यह वस्तु से छोटा, बराबर या बड़ा आकार का हो सकता है, जिसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है या नहीं भी किया जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे सारे मतलब कि प्रतिबिंब का जो है, बिंब का यहाँ पे सारा का सारा स्थिति आपको दिया हुआ है। अगला पॉइंट यहाँ पर है कि आप लोग इसको देखेंगे अच्छे तरीका से, ठीक है। कि देखिए जब अनंत पर स्थित वस्तु है, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो यहाँ पे जो है ना फोकस पे बनता है। कहाँ बनता है बाबू, फोकस पे बनता है। अब देखिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, स्थिति थोड़ा सा 1 नंबर हो गया, 2 नंबर को समझते हैं। 2F से परे स्थित वस्तु, कहाँ से, 2F से परे का मतलब होता है कि 2F के बाद में जब वस्तु स्थित हो तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो यहाँ पे 2F के पहले बनता है। यानी कि अब यहाँ से ज्यों ज्यों अंदर आ रहा है ना, अभी जो है ना प्रतिबिंब इसका अंदर ही आएगा, ठीक है। 2F के बाद में तो प्रतिबिंब 2F के पहले। उसके बाद है तीसरा स्थिति में आपको यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अगर 2F पे रख दिया जाए तो कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, तो यहाँ पे 2F पे अगर रख देते हैं बिंब को, तो प्रतिबिंब आपको कहाँ बनेगा जी, ऐसे आ गया फोकस से, एक ऐसे O से होकर डायरेक्ट गुजर जाता है, तो यहाँ पे आके इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। यानी इधर 2F पे तो इधर भी 2F पे, सिंपल सा चीज है। और अगर कोशिश कीजिए ना कि एक बार थोड़ा सा इसको अंदर करते हैं, अंदर करते हैं तो ये भी बन जाएगा यहाँ पे थोड़ा सा अंदर। जैसे देखिए यहाँ पे 2F और F के बीच में हो, तो देखिए ना यहाँ पे 2F और 2F और F के बीच में बनता है। 2F और F के बीच में अगर बिंब हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, यहाँ पे बाद में जा रहा है क्या, अंदर है, यहाँ पे आ गया बराबर में, तो बराबर में है, हाँ, और अंदर आएगा थोड़ा बाहर जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा क्या होगा, ये बाहर जाएगा। देखिए यहाँ पे 2F और F के बीच में जब बिंब को रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब ऐसे करके एक किरण ऐसे F से होके चला जाता है। दूसरा किरण कहाँ से होके जाता है बाबू, यहाँ पे O से होके गुजर जाता है यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि प्रतिबिंब का निर्माण हो जाता है। कहाँ पे, जहाँ पे दोनों रेखाओं का कटान होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको कहते हैं हम लोग, इसको MN से दर्शाते हैं, MN से ऐसे दर्शाते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं क्या, मुख्य बिंदु कहते हैं, मुख्य बिंदु, प्रकाशीय केंद्र इसको कहते हैं। मुख्य बिंदु को प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। अगला पॉइंट हम देखेंगे यहाँ पर, वर्ण विक्षेपण के बारे में समझेंगे, ठीक है ना। किसके बारे में, वर्ण विक्षेपण के बारे में समझेंगे। बाबू यहाँ पे सबसे पहले आप लोग समझिएगा कि सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं। पहला नंबर सवाल,
तो सूर्य के प्रकाश में जो है ना 7 रंग होते हैं और सातों रंगों का वेव लेंथ जो है ना अलग अलग पाया जाता है। तरंग दैर्घ्य क्या होता है, अलग अलग पाया जाता है, जिसको आप शॉर्टकट तरीका से याद रख सकते हैं, बै जा नी ह पी ना ला। ठीक है, बै से बैगनी हो जाएगा, जा से जामुनी, नी से नीला, ह से हरा, पी से फिर पीला, पी ना से नारंगी और ला से लाल हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, बै जा नी ह पी ना ला, यानी बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा कौन सा प्रकाश मुड़ता है, बैगनी वाला। ठीक है, और सबसे कम कौन मुड़ता है, लाल वाला। यानी सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसका होता है बाबू, तो ये जो है ना लाल का होता है। सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका होता है, तो बैगनी का होता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा देखते हैं इसको कि ये हो गया आपका प्यारा सा प्रिज्म। ठीक है, ये हो गया सूर्य का प्रकाश, इस प्रकार से जा रहा है, यहाँ पर जा रहा है कि नहीं जा रहा है बाबू, ठीक है ना, जा रहा है ना। उसके बाद यहाँ पे जो है थोड़ा सा इसको आप लोग समझेंगे कि यहाँ से ये प्रकाश ये बंट गया। ठीक है, और ये सातों रंग में इस प्रकार से विभाजित होकर के यहाँ से क्या होता है कि निकल जा रहा है, देख लीजिए एक बार। ठीक है ना, और केवल एक सूर्य के प्रकाश में कितने रंग मिल रहे हैं बाबू, 1 2 3 4 5 6 7 रंग मिल रहे हैं, जिस रंग का नाम है बैजानीह पीनाला। ठीक है ना, अगला पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ पे लिख रहा है कि जब सफेद प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो वह अपने 7 अवयवी रंगों में विभाजित हो जाता है। इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ये वीवीआई सवाल है बाबू, क्या है जी, वीवीआई सवाल है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे हमेशा। अगला पॉइंट यहाँ पर है, कह रहा है कि मुख्य बिंदु इसका क्या क्या है। सबसे पहले कारण समझेंगे, रंगों का क्रम समझेंगे, बैगनी के बारे में, लाल के बारे में समझेंगे। बस मेन पॉइंट यही सब है। तो सबसे पहले कारण समझेंगे, कांच में अलग अलग रंगों के प्रकाश की चाल अलग अलग है, जिससे वे क्या होते हैं कि अलग अलग कोणों पर झुकते हैं। सभी प्रकाश का चाल अलग अलग होता है। जैसे लाल का चाल जो है ना सबसे खतरनाक होता है, बड़ी भयानक चलता है लाल वाला। तो यहाँ पे इस प्रकार से ये लाल वाला ऊपर हो जाता है। ठीक है, कम में मुड़ता है, जो तेज है कम मुड़ पाएगा। जैसे देखिए ना, आप तेज दौड़ के जाते हैं, कहीं पे मोड़ आ गया तो इसे मुड़िएगा ना, तो उसमें क्या होता है कि ज्यादा आप मोड़ नहीं कर पाते हैं। लेकिन धीरे धीरे दौड़ रहे हैं तो जितना चाहिएगा उतना मोड़ कर सकते हैं। ये जो है ना बहुत धीरा चलता है, ये जो है ना बहुत धीरा चलता है, इसलिए बहुत ज्यादा मोड़ बना देता है। लेकिन ये जो है ना पूरा इसका फास्ट इसे तरंग दैर्घ्य होता है ना लाल का, इसलिए क्या होता है कि बहुत कम ही मोड़ बना पाता है। अब अगला पॉइंट यहाँ पर है कि ये हो गया आपको प्रिज्म, यहाँ पे जा रहा है ऐसे, लाल सबसे कम मुड़ा, ये सबसे ज्यादा मुड़ गया आपको बैगनी वाला। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि इसका यही कारण है कि अलग अलग मुड़ाव इसका अलग अलग में बंट जाता है प्रकाश। अगला पॉइंट है रंगों का क्रम। तो रंगों के क्रम में बैगनी के बारे में अगर बात करें तो यह सबसे अधिक विचलित होता है। विचलित होना मतलब अपने मार्ग से ज्यादा भटकता है। देखिए ना, जा रहा है कहाँ पे, यहाँ पे आने लग गया, इधर विचलित हो गया बहुत ज्यादा। लेकिन लाल वाला जो है ना कम विचलित होता है, यहाँ पे जा रहा है, देखिए कम विचलित हुआ, यानी कि बहुत कम मुड़ाव, बहुत ज्यादा मुड़ाव। आ रहा समझ में। अगला पॉइंट यहाँ पर है कि लाल का मुड़ाव कम विचलित होता है, लाल यह सबसे कम विचलित, यह सबसे अधिक विचलित होता है। अगला पॉइंट है यहाँ पर विद्युत परिपथ। बड़ा ही सुंदर सा एक विद्युत परिपथ का यहाँ पे चित्र आपको बनाना पड़ेगा आपके बोर्ड एग्जाम में। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे लिखेंगे चित्र सामान्य घरेलू परिपथों में से एक परिपथ। ठीक है, तो यहाँ पे सीधी सी बात है, भू संपर्क तार यहाँ पे रखेंगे, विद्युन्मय तार रखेंगे, जिसको हम लोग देहात में कहते हैं गर्मी वाला तार है, और उदासीन तार को कहते हैं ये ठंडा तार है। ठीक है, इसके लिए देखिए ना, बल्ब में ऐसे हम लोग ऐसे बल्ब में लगा दिए और ये बल्ब प्रकाशित हो रहा है यहाँ पर। ठीक है ना, ये बल्ब क्या हो रहा है बाबू, तो प्रकाशित हो रहा है। अब अगला यहाँ पे हम लोग पॉइंट देखेंगे। अब देखिए हम जो है ना इसमें ये वितरण बॉक्स है, जिसमें मुख्य स्विच एवं प्रत्येक परिपथ के लिए पृथक रहता है। यह मुख्य स्विच है, हम लोग यहीं से क्या करते हैं कि सभी को स्विच करते हैं, सभी अंदर जाने के लिए इसको क्या करते हैं कि स्विच करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है एक मतलब कि विद्युत मापी दिया हुआ है, विद्युत मापी
और ये बल्ब जो है ना विद्युत मापी वाला बल्ब है, ठीक है। ये कौन सा बल्ब है जी? विद्युत मापी वाला बल्ब है, ठीक है। बाकी सब ये परिपथ इसमें जो भी है अपना 220 वोल्ट, ये तो समझ ही रहे हैं कि 220 वोल्ट हमारे सामान्य घरेलू तार के लिए कितना, घरेलू मतलब कि जितना भी यंत्र होता है उसको यूज करने के लिए कितना वोल्टेज हम लोग लेते हैं, तो 220 वोल्ट का हम लोग क्या लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं, ठीक है। और इसमें जितना भी आप लोग चाहे यंत्र जोड़ करके ये विद्युतीय यंत्र आप लोग चला सकते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि विद्युत परिपथ यानी कि इलेक्ट्रिक सर्किट जो है एक ऐसा बंद और निरंतर मार्ग है जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अगला पॉइंट है यहाँ पर विद्युत परिपथ, ठीक है ना। मुख्य घटक क्या है विद्युत परिपथ के? कह रहा है कि सेल या बैटरी, संयोजन तार, फिर कह रहा है प्रतिरोधक बल्ब या फिर कोई उपकरण हो, ठीक है। अब आते हैं समझते हैं सेल या बैटरी के बारे में। तो परिपथ को विभवांतर भी प्रदान करने वाला स्रोत, चाहे सेल हो या बैटरी या फिर करंट हो, विद्युत इलेक्ट्रिसिटी हो, वह क्या करता है कि परिपथ को विभवांतर प्रदान करता है, वही स्रोत है एक। अगला है संयोजक तार, यानी जो भी तार को हम लोग ऐड करके और अपने घर में लेकर के जाते हैं करंट को, उसे कहते हैं संयोजक तार। यानी आमतौर पर तांबे के तार जो अवयवों को जोड़ते हैं। ज्यादातर हम लोग जो है ना बिजली में तांबे का तार का यूज करते हैं। किस तार का? तांबे के तार का। अगला पॉइंट है प्रतिरोधक, यानी जो क्या करता है, एक तार से होकर के यहाँ पे होके जा रहा है, ठीक है, विद्युत जा रहा है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, कोई प्रतिरोधी चीज को जोड़ देते हैं जो क्या करता है, करंट को रोकता है। क्या करता है? रोकता है। रोक करके यहाँ पे अगर जा रहा है 440 वोल्ट, तो यहाँ देखिएगा तो मिलेगा आपको 220 वोल्ट। आ रहा है समझ में? तो उसी प्रकार से इसे हम क्या कहेंगे, प्रतिरोध कहेंगे। इसलिए यहाँ पे जो विद्युत ऊर्जा का उपयोग करते हैं, इसका कुछ उपयोग यहीं पे कर लिया, ठीक है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। यानी जो विद्युत का विरोध करता हो, विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। अगला पॉइंट है यहाँ पर एमीटर। अभी धारा को क्या करता है, मापने का काम करता है। और ये मापने के लिए है श्रेणी क्रम में विद्युत क्या किया जाता है कि इसको जोड़ दिया जाता है, किसमें, विद्युत परिपथ में। अगला पॉइंट है वोल्टमीटर। यह विभवांतर मापने के लिए समांतर क्रम में जुड़ा रहता है आपके विद्युत परिपथ में। एक चीज बाबू मेरे याद रखिएगा कि एमीटर कैसे जोड़ते हैं बाबू, तो ये जो ना श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ऐसे देखिए, श्रेणी क्रम हम लोग इसको कहेंगे, श्रेणी क्रम इसको कहेंगे, श्रेणी क्रम इसको कहते हैं। अब यहाँ पे कर रहा है क्या कि समांतर क्रम में, तो वोल्टमीटर जो ना समांतर क्रम है, ऐसे यू लीजिए, ऐसे यू लीजिए, और यहाँ से समांतर क्रम हो गया, ठीक है। ये हो गया क्या, समांतर क्रम। अगला पॉइंट यहाँ पर है कि प्लग कुंजी। प्लग कुंजी का मतलब क्या होता है बाबू, तो ये जो है ना स्विच होता है, स्विच होता है, ठीक है। इसको हम लोग स्विच कहते हैं। ये प्लग कुंजी क्या है, तो परिपथ को खोलने या बंद करने के लिए प्लग कुंजी का यूज करते हैं, अर्थात स्विच का हम लोग क्या करते हैं कि उसमें प्रयोग करते हैं। जितना भी वर्णन बताए हैं बाबू, 2026 बोर्ड एग्जाम में आने का जो है ना 88% संभावना बनता है। यहाँ पर इस चित्र का आने का 88% संभावना बनता है। जो बच्चे बायोलॉजी वाला अभी चित्र नहीं देखे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप लोग देख सकते हैं, उसका भी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, ठीक है। तो इसके साथ साथ जो है ना, एक तीर दो निशाना, इसको भी देख लीजिए, उसको भी जाके देख लीजिए, ठीक है ना, ताकि कोई भी चित्र आपका छूटने ना पाए बच्चों, ठीक है। तो आइए, केमिस्ट्री में भी जो भी चित्र बनाने के लिए होता है, इक्का दुक्का जो भी चित्र है उसको भी लेके आ रहे हैं इसके बाद वाले वीडियो में। तब तक इन दोनों वीडियो को जो ना पूरा तरह से कंप्लीट कर लीजिए बाबू, ठीक है। तो चलिए इसी प्रकार से मिलते हैं पूरा एनर्जी और ऊर्जा के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद बाबू।